खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी 7 साला तकरीबात मना रही है। इस मौके पर मुल्क में वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर पहुंचे। बता दें कि इस तकरीब में शिरकत करने के लिए पीएम मोदी ने आज दिल्ली मेट्रो से सफर किया। मेट्रो से सफर के लिए पीएम मोदी ने बाकायदा टोकन भी लिया और फिर सफर के दौरान मेट्रो में सवार मुसाफिरों से मेट्रो के हिफाजती निजाम के बारे में भी बातचीत की। इसके बाद पीएम मोदी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचकर तलबा से मुलाकात की और यूनिवर्सिटी के 7 साला तकरीबात में शामिल हुए। तकरीब के दौरान पीएम मोदी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर सेंटर और टेक्नोलॉजी सेंटर की इमारत और यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में तामीर किए जाने वाले एकेडमिक ब्लॉक का संग बुनियाद रखा। इसके बाद पीएम मोदी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब किया। कोई इंसान हो या संस्थान, जब उसके संकल्प देश के लिए होते हैं तो उसकी सफलता भी देश की सफलताओं से कदम मिलाकर चलती है। कभी डीयू में केवल 3 कॉलेज थे, आज 90 से ज्यादा कॉलेज है। कभी भारत की इकोनॉमी फ्रेजाइल के लिस्ट में थी, खस्ता हाल थी। आज भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में शामिल हो चुका है। आज डीयू में पढ़ने वाले लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या ज्यादा हो गई है। इसी तरह देश में भी जेंडर रेशियो में काफी सुधार आया है। यानी शिक्षण संस्थान की जड़ें जितनी गहरी होती हैं, देश की शाखाएं उतनी ही ऊंचाइयों को छूती है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज में गैंगस्टर अतीक अहमद के कब्जे से आजाद कराई जमीन पर बने 76 फ्लैटों की चाबियां वजीर आजम रिहाइश मंसूबे के तहत मुस्तहकीन को सौंप दी। यह फ्लैट 9 जून को लॉटरी के जरिए से अलॉट किए गए थे। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज पहुंचकर सबसे पहले गैंगस्टर अतीक अहमद से जब्त जमीन पर बने फ्लैटों का मुआयना किया और फिर फ्लैटों का इफ्तिताह करके इनकी चाबियां इनके मुस्तहकीन को सौंप दी। इस दौरान सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और वजीर नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी मौजूद रहे। मुस्तहकीन को मकान की चाबियां सौंपने से पहले एक मुस्तहकीन जाहिदा फातिमा ने जज्बाती होते हुए कहा कि मुझे बहुत खुशी है, ये मेरा और मेरी वालिदा का ख्वाब था कि हमारा खुद का मकान हो। चाबियां सौंपने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अवामी इजलास से खिताब किया और माफियाओं पर जमकर निशाना साधा। एक साथ लगभग 800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के साथ ही आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज की धरती से कमीनों कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है कि कुख्यात माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 76 परिवारों को आज उनका आवास सौंपने का चाबी वितरण करने का एक पवित्र कार्यक्रम आज यहां संपन्न हो रहा है। इसके लिए प्रयागराज की धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं उन सभी 76 परिवारों के साथ साथ अब तक प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से और उनके अनुकंपा से जिन 54 लाख गरीबों को एक आवास प्राप्त हुआ है, उन सबका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। पहले के 76 आवास है, लेकिन इसके पीछे एक पवित्र भाव है। याद करिए, ये वही प्रदेश है जहां 2017 के पहले गरीबों की भूमि पर, व्यापारियों की भूमि पर, सरकारी भूमि पर कोई भी माफिया, कोई भी दबंग आकर के कब्जा कर लेता था, गरीब देखता रहता था। लेकिन अब उन्हीं माफिया और दबंगों से छुड़ाई गई भूमि पर गरीबों के लिए आशियाना बन रहे हैं, अच्छे भवन बन रहे हैं। यह अपने आप एक महत्व है और प्रयागराज
प्राचीन काल से हमारी धरती पवित्र धरती रही है। ये तीर्थों की भूमि है, प्रयागराज तीर्थ है। ये हमारा सौभाग्य है। 2019 के प्रयागराज कुंभ के ठीक पूर्व हम लोगों ने इसका नामकरण एक बार फिर से इसका पौराणिक नाम प्रयागराज रख करके और स्मृतियों को ताजा करने का कार्य किया। ये कार्यक्रम जहां आगे बढ़े, हमें बहुत खुशी है। ऐसा कुछ नहीं है भाजपा विरोधी है, ऐसा कुछ भी नहीं है और मुझे बहुत खुशी है। मैं योगी जी का बहुत धन्यवाद करूंगी क्योंकि जो सपना मेरी मम्मी का भी था, मम्मी मेरी नहीं है, मेरे पापा हैं और हम 2 बहन 1 भाई हैं और हम लोग 4 ही लोग हैं। मम्मी नहीं, मेरी मम्मी का सपना भी था और ये मेरा खुद का भी सपना था कि हमें मेरा खुद का मकान हो। हम आज 30 साल से किराए के मकान में रह रहे, दर दर की ठोकर खा रहे हर चीज़। इसलिए मैं योगी जी का जितना भी धन्यवाद करूं कम है। मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा कर रही हूं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है और सबसे बड़ी बात थी मेरी मम्मी का सपना पूरा हुआ है। मैं बयान नहीं कर सकती मेरी खुशी क्या है। सबसे बड़ी बात मेरी मम्मी का ये सपना था, मेरी माँ का ये सपना था और आज खुशी भी है और मम्मी नहीं मेरी, दुख भी है इसका। मतलब मैं ये खुशी बयान भी नहीं कर सकती कि मुझे क्या चीज़ मिल गई है। जब इंसान को डूबते सहारा नहीं मिलता ना, तो डूबने वाले इंसान को सहारा दे दिया है योगी जी ने। उनका दिल से धन्यवाद करूँगी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी मणिपुर के 2 रोजा दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन राहुल गांधी ने आज मोइरांग में 2 अलग अलग राहत कैंपों का दौरा किया। सबसे पहले राहुल गांधी मोइरांग के कौनजेग बाम राहत कैंप में पहुंचे और वहां रह रहे मुतासरीन से मुलाकात की। इसके बाद राहुल मोइरांग कॉलेज में वाक़ राहत कैंपों का मुआयना किया। इससे कबल गुज़िश्ता रोज़ राहुल गांधी तशद्दुद के मुतासरीन और सिविल सोसाइटी के लोगों से मुलाकात की थी। इन लोगों से राहुल गांधी ने मिलकर इनका गम बांटा, इनके आंसू पोंछे, हिम्मत दी और यकीन दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा। मणिपुर में नफरत के खिलाफ मोहब्बत का ये सफर आज भी जारी है। आपको बता दें कि तनाज़ा के बाद से तकरीबन 50,000 लोग अब भी रियासत भर में 300 से ज़्यादा रिलीफ कैंपों में रह रहे हैं। मणिपुर में मेइती और कुकी बिरादरी के दरमियान मई के महीने में फूट पड़ने वाले नस्ली तशद्दुद में 100 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। राहुल गांधी ने राहत कैंपों में मुतासरीन से मुलाकात के बाद मीडिया से मुखातिब होकर कहा कि मणिपुर को अमन व अमान की ज़रूरत है। राहत कैंपों में दवाई खाने की कमी है जिस पर हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। मणिपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दौरे को लेकर असम के वजीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने रद्द अमल का इजहार किया है। क्या कुछ कहना है उनका, सुनवाते हैं। मेरा यही बोलना है कि अभी जो मणिपुर का परिवेश है वो परिस्थिति को नियंत्रण करने का काम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है। उस समय कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स को वहां जाके जबरदस्त करना और जो रिजल्ट भी कुछ नहीं निकालेगा, मतलब काल वो आ जाएगा, उनका विजिट से कुछ पॉजिटिव होगा तो अलग बात है। वो तो एक खाली 1 डे का एक मीडिया का जो कवरेज, मीडिया एपिसोड वही होगा, उसका आगे और पीछे कोई रिजल्ट निकालने वाला नहीं है। तो मेरा यही मानना है कि एक स्टेट का जो दुखदायक परिवेश है, एक बहुत ही ट्रेजिक सिचुएशन है, उनका एक पॉलिटिकल फायदा निकालने का हमें कोशिश नहीं करना चाहिए। जयपुर में अपनी रिहाइश गाह पर एक मीटिंग से लौटते वक्त राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत के दोनों पैर की उंगलियों में फ्रैक्चर हो गया है, जिसकी वजह से डॉक्टर ने उन्हें 7 दिन तक आराम करने का मशवरा दिया है। इसके बावजूद सीएम गहलोत ने आज शाम कैबिनेट की मीटिंग में हिस्सा लिया। मीटिंग के चलते कैबिनेट के सभी वजीर जयपुर में मौजूद थे। सीएम गहलोत की सदारत में गुज़िश्ता रोज वजीर काउंसिल की मीटिंग की तजवीज़ दी गई थी। रियासत में नए अजला को लेकर मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहिरों के दरमियान बुलाई गई वजीर काउंसिल की मीटिंग बेहद अहम थी। ताहम बीते जुमेरात को ही वजीर काउंसिल के इजलास में तब्दील करके मीटिंग आज सुबह 10 बजे तय की गई थी, लेकिन इसी बीच बीते जुमेरात की शाम सीएम गहलोत के पैर में फ्रैक्चर हो गया, जिसकी वजह से मीटिंग का वक्त तब्दील करते हुए कैबिनेट की मीटिंग आज शाम 5 बजे और वजीर काउंसिल की मीटिंग 5:30 बजे तय कर दी गई थी। खबर छत्तीसगढ़ से जुड़ी। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार नौजवानों के खाते में बेरोजगारी भत्ते की तीसरी किश्त आज भेज दी गई है। वजीर आला भूपेश बघेल ने 1,16,737 नौजवानों के खाते में 31,69,60,000 रुपए की रकम की तीसरी किश्त ट्रांसफर कराई है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता महीने 1,05,586 मुस्तकीन को बेरोजगारी भत्ता दिया गया था। इस मौके पर रियासत हुकूमत की कामयाबी की तारीफ करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा। अभी मुख्यमंत्री निवास में 2 बड़े कार्यक्रम हुए जिसमें बेरोजगारी भत्ता की तीसरे किस्त
हमने जारी की और अब तक के लगभग 80 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई 3 महीने में, जबकि भारतीय जनता पार्टी के 15 साल में केवल 98 करोड़ बांटे गए। 15 साल ये लोग राज किए और 98 करोड़ बेरोजगारों को दिए थे। हमारे 3 महीने में 80 करोड़ पार कर गया, चौथे महीने वो भी आंकड़ा पार हो जाएगा। और उसके साथ साथ जहां बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है वहां कौशल प्रशिक्षण भी कराया जा रहा है और अभी तक के 4000 लोगों को जॉब भी दे दिया गया है, खुद के रोजगार या फिर प्लेसमेंट में कहीं रोजगार मिला है। तो इस प्रकार से ये भी पीछे काम चल रहा है। उसी प्रकार से आवास में 155 करोड़ रुपए की राशि आज जारी की गई, किसी की प्रथम किस्त का, दूसरे किस्त का, तीसरे किस्त का, इस प्रकार से राशि जारी कर दी गई है। और आवास के लिए हमने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था कि 2011 के जनगणना के आधार पर लोगों को दिया जाता है और इस बीच में जो 12 साल 13 साल हो गए, इस बीच में बहुत सारे और पात्र हितग्राही हैं, उसका सर्वे नहीं होने के कारण से उन लोगों को इसके लाभ से वंचित हो रहे हैं। तो लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। राज्य सरकार के द्वारा 1 अप्रैल से आर्थिक सर्वेक्षण का काम शुरू किया गया है, वो सर्वे पूर्ण हो चुका है। अब उसके एनालिसिस का काम चल रहा है और जैसे एनालिसिस आएगा उसके हिसाब से फिर आगे योजना बनाएंगे।